तो भाई साहब पहुंच तो गए कॉकरोचों की दुनिया में, लेकिन अगर सोचो कि कॉकरोच की दुनिया में जाने के बाद फोर्स का यूनिट न्यूटन की जगह पर ऑगी हुआ, तब आप क्या करेंगे? तो इस यूनिट को कन्वर्ट करना न्यूटन से ऑगी में कौन सिखाता है हमको? मेथड ऑफ डायमेंशंस। मेथड ऑफ डायमेंशन से हम लोग एक यूनिट को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में यूनिट का कन्वर्जन। तो ध्यान से देखो, अगर मैंने किसी लाइन को दिया, एक लाइन बनाया और इस लाइन का लंबाई नापने के लिए मैंने 3 स्टूडेंट्स को दे दिया। अब जब 3 स्टूडेंट्स को दिया, तीनों के तीनों कॉकरोच। अब एक ने बोला कि सर इसकी लंबाई, इस लाइन की लंबाई 1 मीटर है। दूसरा बोलता है गुरुजी 100 सेंटीमीटर। तीसरा बोलता है मार्ट साहब 1000 मिलीमीटर। अब बताओ कौन सा कॉकरोच सही बताया? 1 मीटर सही है, 100 सेंटीमीटर सही है, 1000 मिलीमीटर सही है। तीनों के तीनों सही है। चाहे आप 1 मीटर बोलिए, 100 सेंटीमीटर बोलिए, 1000 मिलीमीटर बोलिए, तीनों के तीनों एक ही लंबाई को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इन तीनों में डिफरेंस क्या है? तीनों को हमने डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मेजर किया। एक बार मैंने मेजर किया मीटर में, एक बार मेजर किया सेंटीमीटर में, एक बार मेजर किया मिलीमीटर में। तो अगर ध्यान से इनको देखा जाए तो जब जब हम लोग यूनिट को छोटा करते जाते हैं, जब भी हम यूनिट को छोटा करते हैं तो उसके साथ लगा हुआ ये नंबर बड़ा होते जाता है। हमको पता है मीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा होता है, मिलीमीटर और छोटा होता है। तो हम यूनिट छोटा करते जा रहे हैं और उसके साथ लगा हुआ नंबर क्या हो रहा है? यूनिट को छोटा करते गए और उसके साथ लगा हुआ नंबर क्या हो रहा है? बड़ा होते जा रहा है। छोटे यूनिट के साथ बड़ा नंबर। तो हमने बोला कि अगर हम सही सही कन्वर्जन करते हैं तो ये जो नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर को बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू और ये बोलते हैं यूनिट। तो पहले सिस्टम ऑफ यूनिट में अगर नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है और यूनिट u1 है, दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू n2 है और यूनिट u2 है, तो ये दोनों बराबर होंगे। यहीं से कंपेयर कर लो, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। आ रही बात समझ में? 1 मीटर किसके बराबर? 100 सेंटीमीटर। मतलब n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 इज इक्वल टू n3 u3 इज इक्वल टू n4 u4। जो करना है वो करते जाओ आगे। समझ में आ रही बात? तो ये जो एक स्टेटमेंट लिखा है, ये स्टेटमेंट भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि बताओ n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 होता है, n1 अपन u1 इज इक्वल टू n2 अपन u2 होता है, क्या सही है? इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन। प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन इसको कहा जा सकता है। ठीक है, अब देखो अगर हमको कोई भी यूनिट लिखना हो, अच्छा एक चीज और यहां पर देख लो, हमने अभी क्या बोला कि यूनिट छोटा तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा। इसको हम मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हैं? n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। n बड़ा होगा तो u छोटा होगा, n छोटा होगा तो u बड़ा होगा। ये स्टेटमेंट भी कई बार पूछा जा चुका है, n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u, n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, क्या सही है? समझ में आ रही है बात? और देखिए अगर मुझे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट लिखना हो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट लिखना है, तो फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट लिखने के लिए हम क्या करते हैं? उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते हैं। और डायमेंशनल फॉर्मूला में जब हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में उसको देखते हैं तो हर फंडामेंटल क्वांटिटी का मुझे अलग अलग यूनिट पता है, तो वो यूनिट में वहां पर लिखते जाता हूं और नए नए यूनिट बनाते जाता हूं। देखो कैसे, मान लो तुमको एनर्जी का यूनिट लिखना है तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा आपने mL2T-2। अब इसका एसआई सिस्टम में तुम यूनिट लिखना चाहते हो, तो एसआई सिस्टम में ये m का मतलब क्या है? मास। मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। और लेंथ है, ये लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। पावर कितना लगा हुआ है? 2। और ये क्या है? टाइम। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। पावर कितना लगा है? -2। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एनर्जी का यूनिट होता है किसमें? एसआई सिस्टम में। इसी यूनिट को हम लोग प्यार से कहते हैं जूल। इसी को हम क्या कहते हैं? जूल। ठीक है, तो यहां से एक यूनिट बना, यही असली यूनिट है। जूल तो साइंटिस्ट के नाम पर लिख दिया ना हमने, उनको सम्मान देने के लिए हमने इसको क्या लिख दिया? जूल लिख दिया। समझ में आ रही है बात? तो ये असली यूनिट है। अगर मुझे बोला जाता है कि किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में आप एनर्जी का यूनिट लिखिए, और उस सिस्टम ऑफ यूनिट की क्या खास बात है? उसमें मास को हम लोग नापेंगे सेंटीग्राम में, और लंबाई को हम लोग नापेंगे डेसीमीटर में, और टाइम को हम लोग नापेंगे सेकंड में। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग मास को सेंटीग्राम में नाप लें, लंबाई को डेसीमीटर में नाप लें, टाइम को सेकंड में नाप लें, लेकिन जो पावर्स हमको लगाना है, पावर्स इन्हीं के हेल्प से लगाना है, जो
डायमेंशन लिखा हुआ है, डायमेंशन में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर है उसी पावर को यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर मास का पावर कितना है 1, लेंथ का पावर कितना है 2, तो डेसीमीटर के ऊपर 2 पावर लगाइए। टाइम का कितना पावर है -2, तो सेकेंड का पावर -2। किसी तीसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में हो जिसमें मास का यूनिट है मान लीजिए मिलीग्राम, लेंथ का यूनिट है मान लो माइक्रोमीटर, और टाइम का यूनिट है मान लीजिए मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी हम लिख सकते हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है, मास के ऊपर पावर 1, लेंथ के ऊपर पावर 2, टाइम के ऊपर पावर -2, इस तरह से करके आप यूनिट बनाते जाएंगे। मतलब अगर मुझे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन मालूम है तो उस डायमेंशन के हेल्प से हम लोग हजारों यूनिट बना सकते हैं। आ रही है बात समझ में? अब देखो इस चीज को हम लोग अप्लाई करते हैं यहां पर। मान लो मुझे कन्वर्जन ऑफ यूनिट करना है, हमको यूनिट को कन्वर्ट करना है। हमसे पूछा है कि बताइए कि 1 न्यूटन में कितने डायन होंगे, 1 न्यूटन में कितने डायन। 1 न्यूटन, इसको अगर इससे हम कंपेयर करें तो ये लिखा हुआ है N1, ये लिखा हुआ है U1, N1 है 1, U1 है N मतलब न्यूटन। N2 हमें पता करना है जो हमको नहीं पता है अभी, और डायन क्या है, ये U2 है। अगर आपको N2 निकालना है तो N2 इज इक्वल टू लिख लोगे N1 इंटू U1 अपॉन U2। अब मैं ये U1 अपॉन U2 कैसे लिखूं? तो जिस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट आपको लिखना होता है उस फिजिकल क्वांटिटी का अगर मुझे डायमेंशन पता चल जाए तो डायमेंशन से मैं जैसे मन करे वैसे यूनिट बना सकता हूं। इन तीनों के जगह पर जो मन करे वो लिख करके यूनिट बना सकते हैं। आ रही है बात समझ में? तो देखो मान लो मुझे पहला यूनिट लिखना है न्यूटन। न्यूटन क्या है, एमकेएस सिस्टम का, फोर्स का एमकेएस सिस्टम में यूनिट होता है न्यूटन, और फोर्स का सीजीएस सिस्टम में यूनिट होता है डाइन। तो सबसे पहले मुझे किस चीज की जरूरत है, फोर्स के डायमेंशनल फॉर्मूला की, ताकि मुझे स्ट्रक्चर समझ में आ जाए कि किस तरह से मुझे किलोग्राम मीटर सेकंड लिखना है। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जा रहा है एम एल टी माइनस 2। ठीक है, तो जब मैं फोर्स का पहले सिस्टम ऑफ यूनिट में यूनिट लिखना चाहूंगा तो मैं लिखूंगा m1 मास का पहले सिस्टम में यूनिट रेज टू पावर 1, लेंथ का दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में पहले सिस्टम ऑफ यूनिट में लेंथ का यूनिट क्या है उसका पावर 1, टाइम का पहले सिस्टम ऑफ यूनिट में यूनिट क्या है उसको लिखिए और उसका पावर लगाइए -2, डिवाइडेड बाई मास का दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में यूनिट लिखिए उसका पावर 1, लेंथ का दूसरे सिस्टम में यूनिट लिखो उसका पावर 1, टाइम का दूसरे सिस्टम में यूनिट लिखो उसका पावर -2, और फिर इसी को सिंप्लीफाई करके और हम लोग आंसर निकालेंगे। अब देखो मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखेंगे, उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। मान लो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला m रेज टू पावर a, l रेज टू पावर b, t रेज टू पावर c है। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। अब मैं इसका यूनिट कन्वर्ट करना चाहता हूं। किसी u1 सिस्टम ऑफ यूनिट में इसका न्यूमेरिकल वैल्यू था n1, किसी u2 सिस्टम ऑफ यूनिट में इसका न्यूमेरिकल वैल्यू था n2, और आपको पता करना था कि n2 की वैल्यू क्या होगी। आपने लिखा n1 u1 अपॉन u2। अब मैं u1 की जगह पर क्या लिखूं, u1 यूनिट है, यूनिट कैसे बनेगा, डायमेंशन के हेल्प से। तो पहले सिस्टम ऑफ यूनिट में अगर इसके मास का यूनिट था m1 तो इसका पावर लगा दो a, लेंथ का यूनिट था l1 इसका पावर लगा दीजिए b, टाइम का यूनिट था t1 इसका पावर लगा दीजिए c, डिवाइडेड बाई दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में मास का यूनिट है m2 रेज टू पावर a, लेंथ का यूनिट l2 रेज टू पावर b, टाइम का यूनिट t2 रेज टू पावर c। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो हो जाएगा n1 इंटू m1 अपॉन m2 रेज टू पावर a, l1 अपॉन l2 रेज टू पावर b, t1 अपॉन t2 रेज टू पावर c। ये n2 का वैल्यू आ गया। दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी उसके लिए हमने ये एक फॉर्मूला बना दिया है। अब इस फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्जन कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? अगर मुझे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा तो सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। क्यों डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए? अगर मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला पता रहेगा तभी मैं मास, लेंथ, टाइम
और मान लो इलेक्ट्रिक करंट, आपका टेम्परेचर, जो भी है उनका क्या कॉम्बिनेशन है उसके अंदर, ये पता कर पाऊंगा। और अगर मुझे कॉम्बिनेशन पता चल जाएगा तब मैं उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से, उन पावर्स के हिसाब से डिफरेंट फंडामेंटल यूनिट लिखते हुए वही पावर लगाते जाऊंगा और यूनिट बनते जाएगा। फिर मैं जितने चाहूं उतने यूनिट बना सकता हूं। तो इसलिए सबसे पहले ऐसा करना है और उसके बाद इस फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे और इस फॉर्मूले से हम लोग कन्वर्जन कर लेंगे। समझ में आ रही है बात? चलो एग्जांपल्स देखते हैं कैसे करना है। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है यूनिट ऑफ फोर्स इन एमकेएस सिस्टम इज न्यूटन। फोर्स का यूनिट एमकेएस सिस्टम में न्यूटन है और सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट है डाइन। तो आपको बताना है कि 10 न्यूटन में कितने डाइन होंगे। अगर मैं 10 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करता हूं तो 10 न्यूटन में कितने डाइन होंगे। तो सबसे पहले क्या करना है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, देखो कौन से फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है। तो फोर्स की बात हो रही है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, नोट कर लो, mLT-2। इसके बाद से फॉर्मूला लिखिए, N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 रेज टू पावर A, L1 अपॉन L2 रेज टू पावर B, T1 अपॉन T2 रेज टू पावर C। ये फॉर्मूला है। अब देखो A का मतलब क्या है, A का मतलब इसके डायमेंशनल फॉर्मूले में M का पावर क्या है। तो M का पावर है 1, तो A के जगह पर 1 लिखेंगे, B के जगह पर 1 लिखेंगे और C के जगह पर -2 लिखेंगे। तो अगर मुझे N2 निकालना है, N2 क्या करूंगा, सबसे पहले देखो N1 क्या है, N1 है 10 न्यूटन, N1 U1 और डैश डाइन N2 U2। तो N1 की जगह पर है 10। ऐसे देखो 10 न्यूटन में कितने डाइन, 10 क्या है N1, न्यूटन क्या है U1, ये क्या है N2 और ये क्या है U2। तो 10 N2 इज इक्वल टू N1, N1 की जगह पे 10। उसके बाद से यहां पर ऐसे बना लो, ऐसे बन गया। अब पावर लगाइए, ए के जगह पर 1, बी के जगह पर 1, सी के जगह पर -2। अब यूनिट लिखो। पहला है एमकेएस, एमकेएस का मतलब लेंथ का यूनिट मीटर, मास का यूनिट किलोग्राम और टाइम का यूनिट सेकंड। ये एमकेएस हो गया। फिर दूसरा है सीजीएस, लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर, मास का यूनिट ग्राम और टाइम का यूनिट सेकंड। ठीक है, सिंप्लीफाई करो इसको, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, उधर 1 बचा। 10 किलोग्राम के जगह पर आप लिखिए 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई ग्राम पावर 1। मीटर के जगह पर लिखो 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर रेज टू पावर 1। और ये तो हो गया 1 रेज टू पावर -2। 1 का कुछ भी पावर लगाओगे आंसर में तो 1 ही आना है। नेक्स्ट, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, बचा क्या 10 इंटू 1000 का मतलब 10 रेज टू पावर 3, 100 का मतलब 10 रेज टू पावर 2, मतलब आ गया 10 इंटू 10 रेज टू पावर 5 डाइन। ठीक है, ये N2 आया, मतलब U2 आप यहाँ पे डाइन आगे लगा सकते हैं। तो ये N2 आया, मैं इसको 10 रेज टू पावर 6 भी लिख सकता हूँ। सही है। तो अगर मैं यहाँ पर रखना चाहूँ N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, तो देखो N2 की वैल्यू कितनी आ गई 10 रेज टू पावर 6। तो लिख सकते हैं 10 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 6 डाइन। 10 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 6 डाइन। ये मैंने आंसर निकाल लिया। समझ में आ रही है बात? जिसका भी कन्वर्जन करना है पहले उसका डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। जब डायमेंशनल फॉर्मूला पता रहेगा तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर पता चल जाएंगे। जब फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर पता चल गए तो अब क्या कर सकते हैं, इसके यूनिट्स बना सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और इस फॉर्मूला को यूज करके और आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में। है इजी। एक और क्वेश्चन देखो। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 100 जूल को कन्वर्ट करिए एक नए सिस्टम ऑफ यूनिट में जहां पर मास का यूनिट 10 ग्राम हो, लेंथ का यूनिट 100 सेंटीमीटर हो और टाइम का यूनिट 50 सेकंड हो। वो जो बात हो रही थी ना कि अगर हम लोग कॉकरोच वर्ल्ड में चले गए और वहां पर न्यूटन के जगह पर ऑगी इस्तेमाल किया जाता हो, फोर्स का यूनिट वहां पर ऑगी हो, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो बिल्कुल वैसा ही सवाल है कि किसी एक नए सिस्टम ऑफ यूनिट में चले गए जहां पर मास को हम लोग किलोग्राम में नहीं बल्कि 10 ग्राम यूनिट लेकर के नापते हैं, 10 ग्राम 20 ग्राम 30 ग्राम, इस तरह से। ये इसका फंडामेंटल हो जाता है। और लेंथ को कैसे नापते हैं, 100 ग्राम के मल्टीपल में, 100 सेंटीमीटर के मल्टीपल में नापते हैं। और टाइम को कैसे नापते हैं, 50 सेकंड के मल्टीपल में नापते हैं। तो उस नए सिस्टम ऑफ यूनिट में 100 जूल को हम क्या कहेंगे। तो सबसे पहले देखो कि ये किस फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है। तो यहां पर क्या लिखा है,
जूल, जूल किसका यूनिट होता है? एनर्जी का। कौन सा यूनिट होता है? एमकेएस यूनिट होता है। तो आपको पता चल गया कि जिस फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम है एनर्जी, और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml2t-2। अब इसके बाद से फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है N2 इज इक्वल टू N1 m1 अपॉन m2 रेज टू पावर ए का मतलब मास का पावर डायमेंशन के अंदर, तो मास का पावर कितना है? 1, तो 1 पावर लगा दे रहा हूं। L1 अपॉन L2 रेज टू पावर बी, तो देखो यहां पर बी की जगह पर कितना है? 2। T1 अपॉन T2 रेज टू पावर सी, तो सी की जगह पर देखिए कितना है? -2। अब देखो कितने जूल को कन्वर्ट करना है? 100 जूल, तो 100 हो जाएगा N1, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। फिर इसको मैं ऐसे बना दिया। अब मुझे यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ठीक, पहले सिस्टम ऑफ यूनिट के मास, लेंथ और टाइम के यूनिट्स ऊपर लिखे जाएंगे, दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट के मास, लेंथ और टाइम के यूनिट नीचे लिखे जाएंगे। तो पहले में क्या है? जूल। जूल क्या है? एमकेएस। एमकेएस का मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकंड। दूसरा सिस्टम क्या है? दूसरे में कह रहा है कि मास कितना लेना है? 10 ग्राम, मास का यूनिट लेना है 10 ग्राम। लेंथ का यूनिट क्या लेना है? 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। और टाइम का यूनिट क्या लेना है? 50 सेकंड, 50 सेकंड। ये लिख लीजिए। पावर लगा लो, यहाँ पे पावर था 1, यहाँ पर था 2, यहाँ पर था -2। अब सॉल्व करते जाओ। सबसे पहले तो इस केजी को लिखो 100 ग्राम, 1000 ग्राम। ये किलोग्राम को लिख सकते हैं हम लोग 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 10 ग्राम। मीटर की जगह पर लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 100 सेंटीमीटर। पावर कितना लगा लोगे? 2। सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 50 रेज टू पावर -2। अब देखो यहाँ पे तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो ये 100 बचा यहाँ पर, 100। यहाँ क्या बच रहा है? 1 बच रहा है, 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। और ये हो जा रहा है 50 रेज टू पावर -2। 50 रेज टू पावर -2 को न्यूमरेटर में लेकर के जाओगे तो 50 का स्क्वायर लिख लोगे। तो इसको मैं इधर लिख ले रहा हूँ। N2 कितना आ जा रहा है फिर हमारा? 100 इंटू 100 मतलब 10 रेज टू पावर 4 इंटू 50 स्क्वायर। 50 स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? 5 का स्क्वायर तो हो गया 25, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, तो इंटू 10 रेज टू पावर 6। तो 25 इंटू 10 रेज टू पावर 6 या 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर 7, 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर 7 ये हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 100 जूल इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर 7 यूनिट न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर। आ रही बात समझ में कैसे कन्वर्जन हो रहा है? तो कन्वर्जन के लिए एक तो डायरेक्ट कन्वर्जन पूछा जा सकता है कि जूल को अर्ग में कन्वर्ट करो, न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करो, या कोई एक मनगढ़ंत सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया जा सकता है कि एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें फंडामेंटल यूनिट्स कुछ अलग ही तरीके से दिए गए हों। जैसे यहां पर दिया हुआ है मास का यूनिट 10 ग्राम, लेंथ का यूनिट 100 सेंटीमीटर, टाइम का यूनिट 50 सेकेंड। ठीक है, यहां पर दिया हुआ है 10 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। कभी बोल देगा कि मास का यूनिट हो जाएगा हमारा मिलीग्राम, लेंथ का यूनिट हो जाएगा मिलीमीटर और टाइम का यूनिट हो जाएगा मिनट। अब बताइए कि 1 पास्कल को क्या कहेंगे? अगर 1 पास्कल की बात हो रही है तो सोचो पास्कल किसका यूनिट है? प्रेशर का। कौन सा यूनिट है? एमकेएस यूनिट है। तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले वो लिखेंगे, उससे आपको एम, एल और टी का पावर पता चलेगा। फिर ये फॉर्मूला लिखेंगे। न्यूमरेटर में M1 L1 T1 लिखा हुआ है, तो पहला था हमारा पास्कल। तो पास्कल में देखो कि एमकेएस है तो मास का क्या होना चाहिए, लेंथ का क्या होना चाहिए, टाइम का क्या होना चाहिए। फिर जो दूसरा सिस्टम दिया रहेगा, दूसरे सिस्टम का कुछ ना कुछ डेफिनेशन दिया रहेगा कि दूसरे सिस्टम में मास का यूनिट क्या है, लेंथ का यूनिट क्या है, टाइम का यूनिट क्या है, वो यूनिट्स यहाँ पर लिखिए और फिर इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करिए तो आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी है ये। नेक्स्ट इसके बाद से थर्ड एप्लीकेशन हमारा बचता है टू डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन गिवन फिजिकल क्वांटिटीज। नेक्स्ट एप्लीकेशन है डिड्यूसिंग रिलेशन बिटवीन गिवन फिजिकल क्वांटिटीज। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज दी गई रहती हैं, उनके बीच में आपस में मैथमेटिकल रिलेशन इस्टेब्लिश करना। इस मेथड की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, वो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए। क्या क्या लिमिटेशन है कि अगर हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं तो उन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन जो होगा
वो मल्टीप्लिकेशन टाइप का होना चाहिए। जैसे अगर मुझे ए बी सी डी ये 4 क्वांटिटीज है, इनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, तो अगर ये बी सी डी का मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, इनके कुछ पावर्स हो, तो इस तरह का रिलेशन तो हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे एडिशन या सब्ट्रैक्शन टाइप का रिलेशन एस्टेब्लिश करना होगा, तब मैं वो रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर सकता हूँ। अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस हैं, उनको आपस में रिलेट करके दिखाना होगा कि किस तरह का रिलेशन है, कितने पावर पर रिलेशन है, नहीं दिखा सकते हैं। लॉगरिथमिक रिलेशन नहीं दिखा सकते हैं, एक्सपोनेंशियल रिलेशन नहीं दिखा सकते हैं। सिर्फ इसी तरह का रिलेशन हम लोग इस मेथड से दिखा सकते हैं। और इस रिलेशन में भी अगर यहाँ पर कोई डायमेंशनलेस कांस्टेंट हो, जैसे यहाँ पे मैंने प्रोपोर्शनल का साइन लगाया, अगर प्रोपोर्शनल में हटाता हूँ तो एक कांस्टेंट आता है। अगर कोई डायमेंशनलेस कांस्टेंट यहाँ पर आता है तो ये मेथड, डायमेंशन वाला मेथड, इस कांस्टेंट का वैल्यू भी हमको नहीं बता सकता है, इस डायमेंशनलेस कांस्टेंट का वैल्यू भी हमको नहीं बता सकता है। तो ये लिमिटेशन होते हैं इसके। तो जब भी हमको क्वेश्चन दिया जाएगा कि मेथड ऑफ डायमेंशन से आप इनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करिए, तो हमें क्या करना है, हमें मान लेना है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके बीच का रिलेशन ऐसा ही है। जैसे ये एग्जांपल देखो, इसमें कह रहा है कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके ऊपर लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड करता है मास ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल और रेडियस ऑफ सर्कल के ऊपर। तो क्योंकि करना आता है इस वाले मेथड से, तो इसलिए हम लिख लेंगे डायरेक्ट कि जो हमारा फोर्स है, फोर्स मान लो कि मास के अल्फा पावर पर, वेलोसिटी के बीटा पावर पर और रेडियस के गामा पावर पर डिपेंड करता है। इनके बीच में कोई साइनोसॉइडल रिलेशन, लॉगरिथमिक रिलेशन, एक्सपोनेंशियल रिलेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला रिलेशन अगर हो तो वो हम एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। तो हमें इसी तरह से लिखना पड़ेगा। अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का मैं साइन हटाऊं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, इस कांस्टेंट के बारे में भी मैं कुछ नहीं बता सकता हूं मेथड ऑफ डायमेंशन से, ठीक है। इसके के बारे में भी कुछ भी नहीं बता सकता हूं। अब आपको अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू फाइंड करना है। अगर अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू सही सही निकाल लिए तो हमारा फॉर्मूला एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, दोनों साइड में डायमेंशन, इधर भी डायमेंशन रख लो, आरएचएस का भी और एलएचएस का भी डायमेंशन रख लो। तो एलएचएस में है फोर्स, फोर्स का डायमेंशन हो गया mlt-2 और आरएचएस में है के तो कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसको हटा दो, इसका इसमें कोई काम नहीं है। और बचा क्या, मास, मास रेज टू पावर अल्फा, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन लिखो lt-1 रेज टू पावर बीटा, और ये r है रेडियस, रेडियस का मतलब हो गया लेंथ, तो l रेज टू पावर गामा, ये हो गया। इसको सॉल्व करिए तो हो जाएगा इधर m रेज टू पावर अल्फा, l रेज टू पावर बीटा, t रेज टू पावर माइनस बीटा और l रेज टू पावर गामा, ये आ गया। इस तरफ mlt-2, थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो हो जाएगा m रेज टू पावर अल्फा, l रेज टू पावर, यहाँ पे बीटा है यहाँ पर गामा है, तो l रेज टू पावर बीटा प्लस गामा और t रेज टू पावर माइनस बीटा, ये हो गया। और ये किसके बराबर हो गया, mlt-2 के बराबर। अब हम कहेंगे कि अगर ये दोनों डायमेंशंस आपस में बराबर हैं, अगर ये दोनों इक्वल हैं, तो जितना मास का पावर आरएचएस में होगा उतना ही मास का पावर एलएचएस में भी होना चाहिए, जितना लेंथ का पावर आरएचएस में होगा उतना ही एलएचएस में भी, जितना टाइम का पावर आरएचएस में होगा उतना ही एलएचएस में भी। तो हम लिख सकते हैं कि इफ वी कंपेयर पावर्स बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लोग पावर्स को कंपेयर करें, पावर्स को हम लोग दोनों तरफ कंपेयर करें, पावर्स को कंपेयर करेंगे तो अल्फा की वैल्यू तो आ जाएगी 1, बीटा प्लस गामा का वैल्यू आ जाएगा 1। देखो यहाँ पर m का पावर अल्फा, यहाँ पे m का पावर 1, तो अल्फा इज इक्वल टू 1। l का पावर है यहाँ बीटा प्लस गामा, यहाँ पे l का पावर है 1, तो बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 1। और यहाँ t का पावर है माइनस बीटा, तो माइनस बीटा इज इक्वल टू -2, मतलब बीटा इज इक्वल टू 2। तो दो चीज तो हमारे पास आ गया, एक तो बीटा इज इक्वल टू 2, एक अल्फा इज इक्वल टू 1। अभी क्या नहीं पता है हमको, गामा की वैल्यू नहीं पता है। तो बीटा का वैल्यू यहाँ पर 2 है ना, तो ये बीटा का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं हम, बीटा का वैल्यू रख के देखते हैं तो गामा का वैल्यू निकल के आ जाएगा। बीटा के जगह पर बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 1 है, तो 2 प्लस गामा इज इक्वल टू 2, गामा इज इक्वल टू, सॉरी 2 नहीं 1, गामा इज इक्वल टू 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 का मतलब -1, तो गामा का वैल्यू आ गया -1। तो हमने अल्फा, बीटा और गामा ये तीनों का वैल्यू निकाल लिया। अब इन तीनों का वैल्यू इस वाले इक्वेशन में रख दो, मान लो ये इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन 1 में अल्फा, बीटा और गामा का वैल्यू पुट कर दो।
अगर इसमें पुट कर दिए तो फोर्स का रिलेशन आ जाएगा हमारे पास के एम रेज टू पावर अल्फा, अल्फा की जगह पर 1 मतलब एम रेज टू पावर 1, वी रेज टू पावर बीटा, और बीटा की जगह पर क्या आया है वी रेज टू पावर बीटा, और बीटा की जगह पर क्या आया है 2, तो वी स्क्वायर हो गया। और आर रेज टू पावर गामा, आर रेज टू पावर गामा, गामा की जगह पर क्या है -1, तो ये हो गया -1। तो एफ इज इक्वल टू, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके देखो क्या आता है, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ये फोर्स का वैल्यू आ गया। एफ इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर बाई आर। अब इस के का वैल्यू हम इस मेथड से नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन जब दूसरे मेथड से हम लोग इस फॉर्मूले को डिराइव करते हैं तो हमको पता चलता है कि के का वैल्यू होता है 1 और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर बाई आर। तो ये डायमेंशन का मेथड है जिससे हम लोग कुछ गिवन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ये रिलेशन इस्टेब्लिश करने का सवाल नहीं आता है। आपको सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, थ्योरी एग्जाम के लिए ये जरूरी है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इस तरह से नहीं आता है, क्योंकि अगर वो पूछते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स, मास, वेलोसिटी और रेडियस में क्या रिलेशन है, तो ये तो सभी बच्चे, हर बच्चे ने याद करके रखा है ना। हर बच्चे को याद है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। जब आप लोग पढ़ लेंगे, जो 11th वाले बच्चे हैं, 2-3 चैप्टर के बाद से पढ़ लोगे, जब पढ़ लोगे तुम्हें भी याद हो जाएगा। तो सवाल कैसे पूछते हैं, वो कुछ अलग तरीके का रिलेशन बता देते हैं। कुछ कभी कभी तो कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज के नाम लेते हैं जिनके बारे में आपने सुना ही नहीं, तो कुछ अलग तरह का रिलेशन बना देंगे और फिर उसके पावर भी लगा देंगे और उन पावर की वैल्यू पूछेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसमें कह रहा है कि मास ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड प्लैंक्स कांस्टेंट एज m इज इक्वल टू c रेज टू पावर अल्फा, g रेज टू पावर बीटा, h रेज टू पावर गामा। तो अल्फा, बीटा और गामा के वैल्यूज क्या होंगे? इस तरह के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। अभी हम लोग पीवाईक्यू कर रहे हैं तो आप लोग देखिएगा कितने ढेर सारे क्वेश्चन जो है इस पैटर्न पे पूछे जाते हैं। तो चलो सॉल्व करके अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल प्रोसीजर वैसा ही है जिस तरह से अभी हमने रिलेशन स्टेब्लिश किया था। देखिए, m इज इक्वल टू c रेज टू पावर अल्फा, g रेज टू पावर बीटा, h रेज टू पावर गामा। तो सबसे पहले सभी टर्म्स का डायमेंशन यहाँ पर लिख लो। तो m तो मास है, मास यहाँ पर आपने लिख लिया। c है स्पीड ऑफ लाइट, तो ये हो जाएगा LT-1, स्पीड का डायमेंशन LT-1, इसका पावर अल्फा। g है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो अगर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का किसी को डायमेंशन पता है, याद है तो लिख लेगा, अगर नहीं याद है तो रफ में फटाफट निकाल लो। कैसे निकालोगे? f इज इक्वल टू होता है g(m1m2) डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो यहाँ से g इज इक्वल टू हो जाएगा आपको f(r स्क्वायर) अपॉन m1m2, ये हो जाएगा। अब डायमेंशन सबका रख लो, तो फोर्स का हो गया आपका mLT-2, r स्क्वायर का मतलब l स्क्वायर, और m1m2 का मतलब m इंटू m। तो ये m से m कैंसिल हो गया, आ गया m-1 L3T-2, T-2 ये आ गया। तो m-1 L3T-2, ये g का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया है। इसको आप रख देंगे यहाँ पर m-1 L3T-2। अब इसका पावर लगा लीजिए बीटा। इसके बाद क्या बचा? h। इसके बाद से h बचा। h का भी अगर किसी को डायमेंशनल फॉर्मूला याद होगा तो लिख देगा, नहीं याद है तो निकाल लेगा। फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू h इंटू फ्रीक्वेंसी। तो h इज इक्वल टू आ जाएगा E अपॉन फ्रीक्वेंसी। 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है टाइम पीरियड, तो E इंटू टाइम पीरियड लिख दिया। अब डायमेंशन आपको लिखना है तो आप लिख लो E इंटू टाइम पीरियड का। E क्या होता है? mL2T-2, और टाइम पीरियड का हो गया t, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? mL2T-1। तो लिख ले mL2T-1 और इसका पावर लगा लो, mL2T-1 और इसका पावर लगा दो। पावर कितना लगा देंगे? गामा। गामा इसका पावर लगा दिए। अब देखिए, सिंप्लीफाई करो आगे। ये जो m लिखा हुआ है, m को हम लिख सकते हैं m L रेज टू पावर 0, T रेज टू पावर 0। इसके अंदर मास है, लेंथ नहीं है, टाइम नहीं है। थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो जाएगा। L का पावर सबसे पहले m से स्टार्ट है, m का पावर यहाँ पर है -1 और ऊपर लगा है पावर बीटा, तो m रेज टू पावर हो गया माइनस बीटा। अब देखो कहीं और m है तो यहाँ पर एक और m है, यहाँ पे m का पावर कितना आ जाएगा? गामा, तो प्लस गामा लिख लिया हमने। उसके बाद से l के पास आओ, यहाँ पर l है, इस l का पावर कितना है? अल्फा। और देखो l कहाँ है? यहाँ है। इस l के ऊपर पावर कितना है? +3 बीटा। और देखो l कहाँ है? यहाँ पर है। इस l का पावर कितना है? +2 गामा। ये लेंथ का पावर हो गया। इसके बाद से टाइम के ऊपर आइए, ये है t, t का पावर यहाँ पर है -अल्फा,
टी का पावर यहाँ पर है -2 बीटा, टी का पावर यहाँ पर है माइनस गामा। अब पावर्स को कंपेयर कर दो दोनों तरफ, इधर है m L0 T0। अगर ये दोनों डायमेंशन सेम है, इक्वल है, बीच में इक्वल टू का साइन लगा है, तो इसके बराबर है। तो जितना m का पावर RHS में उतना ही LHS में, जितना L का पावर RHS में उतना ही LHS में, जितना T का पावर RHS में उतना ही LHS में। अब कंपेयर करते जाइए, तो माइनस बीटा प्लस गामा, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं 1, यहाँ पर पावर माइनस बीटा प्लस गामा, यहाँ पर है 1, तो माइनस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 1। L का पावर देखो, अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 2 गामा इज इक्वल टू 0। टी का पावर देखिए, माइनस अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस गामा इक्वल टू कितना आ गया 0। ठीक है, अब हमारे पास 3 इक्वेशन आ गए, 3 वेरिएबल अल्फा बीटा गामा वाले 3 इक्वेशन आ गए। तो देखो यहाँ पर ये इक्वेशन बीटा और गामा में है, और ये अल्फा बीटा गामा में है, ये भी अल्फा बीटा गामा में है। तो हम क्या करेंगे कि 2 वेरिएबल में इक्वेशन बनाएंगे। तो ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इसमें से एक और बीटा और गामा में अगर हमने इक्वेशन बना लिया तो हम उन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन को अगर हमने ऐड कर दिया, ऐड करेंगे तो प्लस अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ बीटा और गामा में इक्वेशन आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन थर्ड में ऐड कर दे रहे हैं। अगर इनको ऐड किया गया, अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 2 गामा इक्वल टू 0, माइनस अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस गामा इक्वल टू 0, ऐड कर दो। तो ऐड करने से ये प्लस अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, 3 बीटा माइनस 2 बीटा आ गया बीटा, 2 गामा माइनस गामा आ गया गामा इक्वल टू 0 प्लस 0 हो जाएगा 0। इसको मान लो इक्वेशन 4, इसको इक्वेशन 4 कंसीडर कर लिए। तो ये फर्स्ट और फोर्थ इन दोनों इक्वेशन को मिला करके सॉल्व करो। तो फर्स्ट इक्वेशन कहता है माइनस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 1, फोर्थ इक्वेशन कहता है बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0। इन दोनों को ऐड किए, माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल, गामा प्लस गामा हो गया 2 गामा इज इक्वल टू 1, गामा इज इक्वल टू हो गया 1/2। फिर गामा इज इक्वल टू 1/2 इस वाले इक्वेशन में पुट कर लो, इसमें फर्स्ट में या फोर्थ में किसी एक में पुट कर लो। तो गामा इज इक्वल टू 1/2 किसी में अगर पुट किए, मान लो मैं पहले वाले में पुट कर देता हूँ, माइनस बीटा प्लस गामा, गामा इज इक्वल टू 2, तो माइनस बीटा प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। इसको उस तरफ लेकर के जाइए, माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, माइनस बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2, या बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1/2। ये बीटा का वैल्यू आ गया। अब क्या निकालना है, अल्फा। अब गामा और बीटा का वैल्यू आपको पता है, तो गामा और बीटा का वैल्यू इसमें थर्ड इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। मान लो मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करता हूँ, तो सेकंड इक्वेशन है मेरे पास अल्फा प्लस 3 बीटा, तो बीटा की जगह पर रखना है मुझे ये -1/2, तो प्लस 3 इंटू -1/2 प्लस 2 गामा, तो प्लस 2 इंटू गामा की जगह पर क्या लिखना है 1/2, तो प्लस 2 इंटू 1/2 इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0 कर दिया हमने। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, आया अल्फा -3/2 प्लस 1 इक्वल टू 0। 3/2 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इक्वल टू 0, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो आंसर आया हमारा अल्फा इज इक्वल टू 1/2। एक बार चेक कर लेता हूं मैं, अल्फा इज इक्वल टू 1/2, बीटा इज इक्वल टू -1/2 और गामा इज इक्वल टू 1/2। तो ये अल्फा बीटा और गामा के वैल्यूज आ गए। ठीक है, अल्फा बीटा के गामा और गामा के वैल्यूज आ गए। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है जिसमें किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को बोल देगा कि ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज के साथ मिलकर के बनती हैं और इनके इतने 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 पावर पे मिलकर बनती है, तो इनके पावर्स बताइए कितना कितना होगा। एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है इसमें, उसमें कहा जाता है कि अगर हमने मास को फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं लिया, मास को हमने डेराइव्ड क्वांटिटी मान लिया, और किसी सिस्टम ऑफ यूनिट में C को फंडामेंटल मान लिया जाए, G को फंडामेंटल मान लिया जाए, H को फंडामेंटल मान लिया जाए, तो बताइए मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। किसी दूसरी दुनिया में चले गए, कॉकरोचों की दुनिया में चले गए, तो कॉकरोच की दुनिया में बोला गया कि वहां पर तो फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे साथ है ही नहीं, वहां पर कोई और फंडामेंटल क्वांटिटी है। वहां पर फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, C है, G है और H है। फंडामेंटल क्वांटिटी वहां पर C है, G है और H है। तो बताओ मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा।
तो मास का डायमेंशनल फार्मूला c रेज़ टू पावर अल्फा, g रेज़ टू पावर बीटा, h रेज़ टू पावर गामा मान लेंगे और मानने के बाद से अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकालेंगे। तो आपने सॉल्व किया, अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू ये आ गया। तो हम लोग बोलते हैं कि अगर ये डिराइव्ड क्वांटिटी है और ये फंडामेंटल क्वांटिटी है तो हमारे मास का डायमेंशनल फार्मूला हो जाता m इज इक्वल टू c रेज़ टू पावर कितना था अल्फा कितना है 1/2, तो c रेज़ टू पावर 1/2 और उसके बाद से g रेज़ टू पावर बीटा की जगह पर कितना आया -1/2, तो g रेज़ टू पावर -1/2 और उसके बाद है h रेज़ टू पावर गामा, तो h का पावर कितना आया 1/2, तो h रेज़ टू पावर 1/2। ये डायमेंशनल फार्मूला हो जाता है हमारे मास का। इस तरह का ये तीसरा क्वेश्चन बनता है। तो ये एप्लीकेशन थर्ड एप्लीकेशन है जिसमें गिवन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में आपस में रिलेशन डिड्यूस किया जाता है। इसके बाद से हम लोग इसके डायमेंशनल एनालिसिस के PYQs देखते हैं। जेईई मेन में क्या क्या क्वेश्चंस इसमें रिसेंट ईयर्स में पूछे गए हैं।